हाय एवरीवन। आज की ये वीडियो हमारी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो टीजीटी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे जो मैंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश से लिया है। इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और जो जो क्वेश्चन का आंसर आप सही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं उसका आप टिक करके और बाद में स्कोर देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट इज ओबीसेंस मीन्स। ये वोकेबलरी पार्ट फर्स्ट नंबर पे दिया है इसमें और हमें इसका सिनोनिम्स बताना है। ओबीसेंस मीन्स, क्या आपने गैस कर लिया है? ओबीसेंस होता है श्रद्धा। अगर हमारी किसी के लिए कोई श्रद्धा है दैट इज ओबीसेंस। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है समर्थन या तर्क संगति। सेकंड है कंडक्ट दैट इज आचरण। देन डिफरेंस, इट्स नॉट डिफरेंस इट्स डेफरेंस। डेफरेंस होता है हमारा सम्मान, किसी का सम्मान करना दैट इज डेफरेंस। डिफरेंस की स्पेलिंग होती है DIFFERENCE, लेकिन ये इससे बिल्कुल अलग है। इट मीन्स सम्मान। एंड फोर्थ इज फोरथॉट। फोरथॉट होता है पूर्व विवेक। इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स है दैट इज कंडक्ट। आई होप आपने भी बिल्कुल ठीक लगाया होगा। देन सेकंड इज विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर और लाइफ इज रेफर्ड टू एज लोस्ट ईयर्स। शेक्सपियर की लाइफ से कौन से कितने ईयर्स को लोस्ट ईयर की कैटेगरी में रखा गया है? द करेक्ट आंसर विल बी 1585 to 1592. Then choose the correct spelling. हमें एनिवर्सरी की करेक्ट स्पेलिंग देखनी है इसमें। द करेक्ट आंसर विल बी D ANNIVERSARY एनिवर्सरी। देन फोर्थ इज inextinguishable. The correct spelling will be A inextinguishable INEXTINGUISHABLE. Then fifth is find out the correct spelling. The correct spelling is acreage. Then next is आई होप आपने सही स्पेलिंग ढूंढ ली होगी। द करेक्ट स्पेलिंग इज लैकोलिथ LACCOLITH लैकोलिथ। देन क्वेश्चन नंबर 7। द करेक्ट स्पेलिंग विल बी मलस्टोम। Then 8th question is come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. And Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. जरा याद कीजिए कौन से शेक्सपियर के प्ले में हमने ये पढ़ा था। ये लाइंस ली गई हैं जूलियस सीजर से और यहाँ पे एंटनी बोलता है कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल। मैं सीजर्स के फ्यूनरल में बोलने के लिए आया हूँ। वो मेरा फ्रेंड था और बिल्कुल वफादार था और बिल्कुल जस्ट टू मी, बिल्कुल न्यायोचित था, बहुत अच्छा था वो। बट ब्रूटस सेज, लेकिन ब्रूटस कहता है कि ही वाज एम्बिशियस, कि जो सीजर था जूलियस सीजर वो एम्बिशियस था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, लेकिन ब्रूटस तो सम्माननीय पर्सन है, ऑनरेबल मैन है। हेयर हमें बताना है व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच।
सो फिगर ऑफ स्पीच इज आयरनी, जब हम बोलते कुछ हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। क्योंकि यहाँ पे वो ऑनरेबल मैन जो बोल रहा है वो नेगेटिव सेंस में उसको बोल रहा है। देन टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेवर द वन to mince words when it comes speaking his mind. The captain criticized the hectic schedule of his team. So what will come on the underline place? यहाँ पे अंडरलाइन जो हुई है इसके प्लेस पे क्या आएगा? आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. सो इट विल कम्स टू स्पीक. Then question number 10. As employees, we are accountable for the stakeholders. So accountable for, so what will come on the place of accountable for? Accountable for के place पे क्या आएगा? I hope आपने find out कर लिया होगा। इसके प्लेस पे आएगा अकाउंटेबल टू। किसी के लिए जब हम जवाबदेह होते हैं, हमें आंसर करना होता है, दैट इज अकाउंटेबल टू। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज दैट डिवाइस बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस। उस डिवाइस का हमें नाम बताना है जिसमें नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग जो नेचर होता है उसको भी हम ऐसे क्रेडिट करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन इमोशंस हैं उसके पास, जैसे पत्तियां रो रही हैं, फूल हंस रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड पैथेटिक फैलेसी। देन क्वेश्चन नंबर 12. Find the synonyms of the following words by choosing the correct option. The synonyms of the word wave is. wave का synonym हमें बताना है यहाँ पे। पहले देखते हैं wave का मीन्स क्या होता है। wave means forgive, माफ़ करना। Then here diffuse means होता है बिखरा हुआ। disdain means होता है तिरस्कार। Then C part is distress, that is संकट। And discard होता है किसी चीज़ को खारिज करना। सो हेयर आप देख सकते हैं वेव का जो करेक्ट मैचिंग है वो क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज डिस्कार्ड। किसी चीज़ को माफ़ करना, खारिज करना, भूल जाना, दैट इज द सेम सेंस। Then choose the example of a sentence written in passive voice. So passive voice क्या होती है हमारी, जहाँ हम helping verb is are am was were के साथ क्या लगाते हैं, verb की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, that is passive voice। अब देखते हैं कौन से वाले में है ये। The researcher noted, so that is second form but there is not helping verb, so that is active voice। Again noted, second form। The increase in bacteria was noted, here you see noted, that is third form। and was is also given here, that is helping verb। मोस्टली हम was verb के साथ यूज करते हैं ing फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. द पैसिव वॉइस ऑफ डैश द कोप वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड एज। हमें इसका पैसिव वॉइस बताना है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। सो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द कोप वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। सो ऑब्जेक्ट इज हेयर द क्राउड, सो द क्राउड, देन हेल्पिंग वर्ब इज वाज। सो द क्राउड वाज फोर्स्ड थ्रू बाय द कोप। अब कौन सा आंसर सही है इसमें, येस दिस वन, द क्राउड वाज बीइंग फोर्स थ्रू बाय द कोप। हेयर यू सी forcing, here forcing is coming, that is continuous tense,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द क्राउड वाज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय द कोप। द करेक्ट आंसर इज डी। देन change the following into a complex sentence. He received the call of his friend and left for Kolkata right away. उसने अपने फ्रेंड की कॉल रिसीव की और कोलकाता के लिए निकल गया या चला गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ट्राई टू फाइंड आउट। आई होप आपने सही आंसर ढूंढ लिया होगा। यस, द करेक्ट आंसर विल बी सी। एज सून एज ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर कोलकाता। जैसे ही उसने अपने फ्रेंड की कॉल रिसीव की वो कोलकाता के लिए निकल गया। सो हेयर क्या करना था हमें, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज द फॉलोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना था। अब यहाँ देखते हैं बाकी कौन से हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो होते हैं जिसमें बीच में कंजक्शन होती हैं और सब्जेक्ट के साथ वर्ब, हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब हम हमेशा यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए रिसीविंग द कॉल, ये रिसीविंग हमारा पार्टिसिपल है। हेयर ही इज सब्जेक्ट एंड लेफ्ट इज वर्ब, ये ही हमारा लेफ्ट के लिए यूज हुआ है। ही लेफ्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब, इट मीन्स दिस इज सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है हमारा। हेयर नेक्स्ट वन सेकंड, ही ये हमारा सब्जेक्ट है और रिसीव्ड हमारी वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट के साथ ये वाली वर्ब आ गई। ही रिसीव्ड द कॉल फॉर हिज फ्रेंड देयरफॉर ही लेफ्ट, इस वाले ही के लिए ये इस सब्जेक्ट के लिए लेफ्ट वर्ब यूज हो गई है। यहाँ पे हमारे दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हैं, इट मीन्स सिंपल सेंटेंस तो ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे देयरफॉर यूज हुआ है, देयरफॉर हम कंपाउंड सेंटेंस में यूज करते हैं। ओके, एंड अगेन हेयर ही सब्जेक्ट रिसीव्ड वर्ब। अब इस सब्जेक्ट के लिए रिसीव यूज हुआ है और यहाँ पे एंड हमारा कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। गॉट इट, जहाँ पे दो सेंटेंस बराबर होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज आती हैं जहाँ पे दो। गॉट इट। अच्छा, इस प्रैक्टिस सेट को हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट की तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके जो हिंट भी देने लगे या इसको प्रॉपरली हम जो सॉल्व करेंगे तो इसमें ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन 16 क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू स्मटी। सो 16 आंसर, इसका हमें क्या सिनोनिम्स बताना है। सो स्मटी मीन्स होता है डर्टी, गंदा या मैला। स्मटी मीन्स गंदा या मैला। हेयर इनडिसेंट, इनडिसेंट मीन्स होता है अभद्र। फ्रॉड भी आप जानते हो, जब किसी के साथ फ्रॉड करते हैं। ओके, अनवांटेड जो हम नहीं चाहते हों। एंड इंटीमिडेट, इंटीमिडेट होता है किसी को डराना या धमकाना। सो द करेक्ट आंसर विल बी A, indecent. Then 17 question. The meaning of look to your laurels is, इसका क्या मतलब है? Be careful not to lose your superior position to a rival, win fame reluctantly or to fight. So the correct answer will be A. 18 question is the meaning of word attenuate. Attenuate means the correct answer will be लेसन। लेसन मीन्स होता है कम करना और अटेंचुएट मीन्स भी कम करना होता है। हार्मफुल आप जानते ही होंगे, हार्मफुल जो हार्मफुल होता है हमारे लिए अच्छा नहीं होता।
इंक्रीज किसी चीज़ को बढ़ाना, ग्रूसम होता है भीषण या भयानक, एंड लेसन होता है कम करना। देन नेक्स्ट इज द सिनोनिम ऑफ डॉग्ड। अब डॉग्ड का सिनोनिम क्या होता है? सो डॉग का मीनिंग क्या होता है पहले ये देखते हैं। डॉग मीन्स होता है हठी या जिद्दी, जो किसी काम को करने के लिए बहुत जिद्दी हो कि मैं तो ये करूँगा ही, दैट इज डॉग्ड। वाइज होता है होशियार, इंटेलिजेंट भी होशियार बुद्धिमान, हार्ड वर्किंग होता है बहुत मेहनत करने वाला, एंड टैलेंटेड जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट हो। सो डॉग मीन्स हेयर हार्ड वर्किंग, जो इतना हार्ड वर्किंग हो किसी काम को अगर पकड़ ले तो करके ही छोड़े, दैट इज डॉग्ड। देन 20 क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज डिड शेक्सपियर एक्ट अ पार्ट। इन सभी ट्रेजेडीज में शेक्सपियर ने किस में पार्ट लिया है, किस में उसने अपना रोल प्ले किया है, दैट इज सेजेनस हिज फॉल। आई थिंक बेन जॉनसन ने लिखा था ये। देन चेंज द नरेशन, यहाँ में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। ही सेड टू मनोज मे यू प्रोस्पर, उसने मनोज से कहा मे यू प्रोस्पर, तुम फलो फूलो। सो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं होता दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, मैं बताती हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर है सी, ही विश्ड दैट मनोज माइट प्रोस्पर। मे का हम माइट कर लेते हैं एंड द सब्जेक्ट ऑफ इट मनोज, सब्जेक्ट इसका मनोज है। सो ही विश्ड दैट मनोज माइट प्रोस्पर। देन 22 द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन। अब इसका भी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम। ओके, देन 23 माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि जो हैबिट्स होती हैं या जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज नहीं करते, तो ये हमारा सेम ही रहेगा, हमें सिर्फ कंजक्शंस यूज करने होते हैं इसमें। सो द करेक्ट आंसर विल बी माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। यहाँ पे हमने ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा के प्लेस पे दैट यूज करना होता है, बाकी सेम रहेगा। देन 24 हु वाज मेड पोइट लॉरिएट इन 1715। 1715 में किसको पोइट लॉरिएट बनाया गया था? सो द करेक्ट आंसर विल बी निकोलस रो। देन द सुनामी विक्टिम्स सफर्ड ऑफ कोलेरा। जो सुनामी विक्टिम्स थे उन्होंने वो किससे सफ़र किया? उन्होंने कोलेरा से किया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी सफ़र्ड फ्रॉम। जब किसी चीज़ से सफ़र करते हैं तो फ्रॉम कंजक्शन आती है, और जब किसी बीमारी से मर जाते हैं तो ऑफ आता है। गॉट इट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। देन चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे आप प्रॉपर देख सकें। यस, सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब होती है, देन बीच में एक कंजक्शन होती है, और अगेन सब्जेक्ट के साथ दूसरी वर्ब होती है। ओके, मीन्स एक वहाँ पे जो क्लोज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। सो 26 का करेक्ट आंसर होगा बी। हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून।
अब देखिए कितना आसान है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फाइंड आउट करना। कलीग्स के लिए यहाँ पे हु आया है, तो ये कौन सी क्लोज हुई हमारी? एडजेक्टिव क्लोज हुई। और जहाँ हमारी नाउन एडजेक्टिव क्लोज होती है और ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये हम कहाँ यूज करते हैं? ये हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करते हैं। चाहे नाउन क्लोज आए, एडवर्ब क्लोज आए या एडजेक्टिव क्लोज आए, ये सब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करते हैं। देन 27 question is recently he had insured for a mediclaim policy। तो ये अंडरलाइन पार्ट के प्लेस पे क्या आएगा हमें ये देखना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी he insured recently for C। Then my mother wanted to know dash done my homework। अब मेरी मदर जानना चाहती थी कि मैंने अपना होमवर्क कैसे किया। जब ये हमारा क्वेश्चन बीच में आ जाए तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले नहीं आगे सब्जेक्ट के बाद में आती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी हाउ आई हैड डन माई होमवर्क। गॉट इट। देन 29। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बाद में मैं अपना स्कोर भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने फर्स्ट टाइम इस प्रैक्टिस सेट को अटैम्प्ट करने में कितना स्कोर किया। 29 आई विश आई डैश बिलियनियर। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज वर। जहाँ भी हम विश का यूज करते हैं तो उसके साथ हम वर्ड लगाते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा है कि काश हम बिलियनियर हों। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन 30 क्वेश्चन इज हु uttered these lines? We that are true lovers run into strange capers। अभी जो ट्रू लवर्स वाली ये जो लाइन है ये कहाँ से आई है, किसने बोला है ये? आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज टच स्टोन। टच स्टोन ने बोला है ये और प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। देन 31 विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस? इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। सो हेयर यू सी वाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द पार्टी। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर दे, और जहाँ पे डिड आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये आंसर हमारा सही है। बाकी भी देखते हैं बाकी सही क्यों नहीं है। बी पार्ट इज वाई डिड दे विड्रू। दिस इज सेकेंड फॉर्म। अब डिड के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ हम सेकेंड फॉर्म कभी यूज नहीं करते, सो दैट इज रॉन्ग। वाई डू दे विड्रू, अगेन सेकेंड फॉर्म, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। और वाई डज दे विड्रू, यहाँ पे देखिए दे सब्जेक्ट है प्लूरल और प्लूरल के साथ हम डू यूज करते हैं, डज यूज नहीं करते। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ए। देन 32 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? इसमें जो प्रैक्टिस सेट में आंसर दिया है दैट इज सी, बट ये मुझे रॉन्ग लग रहा है क्योंकि अनलेस यू स्टडीज, और यू के साथ हम स्टडीज कभी भी नहीं लगाते, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है दैट इज स्टडी। तो ये आंसर हमारा रॉन्ग है जो प्रैक्टिस सेट में दिया है। और बाकी भी देख लेते हैं। अनलेस यू विल स्टडी रेगुलरली। अब हेयर यू सी ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसमें हम दोनों में फ्यूचर यूज ना करके एक में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और दूसरे में फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। अगर ये होता अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट पास, तो ये करेक्ट होता, लेकिन ये भी रॉन्ग हो गया। अनलेस यू डज, यू के साथ डज कभी नहीं आता, डू आना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है। एंड अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वुड नॉट पास, जब तक तुम रेगुलरली स्टडी नहीं करोगे यू वुड नॉट पास। एक बार को ये ठीक लग रहा है हमें, लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेट में रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेना। देन 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें करेक्ट बताना है हमें कौन सा है। द पोएट एंड द एसे इज डेड।
अब पोइट है तो साथ में ऐसे कैसे हो सकता है, एसेइस्ट होना चाहिए था, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। देन द पोइट एंड नोवलिस्ट इज डेड। अब यहाँ पे द पोइट एंड नोवलिस्ट, यहाँ पे एक ही आर्टिकल आया है, तो ये आर्टिकल इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इट मीन्स ये एक ही पर्सन है दोनों, तो इसका आंसर सही है, द पोइट एंड नोवलिस्ट इज डेड, ये करेक्ट है। देन सी इज द पोइट एंड नोवलिस्ट आर। जब यहाँ पे आर्टिकल एक ही यूज हुआ है तो यहाँ पे इज आना चाहिए था, ये आर गलत है यहाँ पे। देन डी, द नोवलिस्ट विद द पोइट आर। जब विद आ जाता है बीच में जोड़ने के लिए तो हमारी जो वर्ब लगती है वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो यहाँ पे इज आना चाहिए था, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज बी। देन 34, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमन कैरेक्टर्स। जो वुमन कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के, उनमें कौन किसको फोर्थ विच के रूप में जाना जाता है, सो द करेक्ट आंसर विल बी लेडी मैकबेथ। देन 35, सीइंग इज बिलीविंग। देखना ही विश्वास करना है, सो सेंटेंस सीइंग, यहाँ पे सीइंग क्या है, सो सीइंग यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, जहाँ पे हम वर्ब प्लस आईएनजी इसको एज ए नाउन लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और जब यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी नाउन के प्लेस पे आई है तो दैट इज जेरेंड, सो द करेक्ट आंसर विल बी जेरेंड। अब यहाँ पे देखिए जेरेंड में दोनों ही ये सेम ऑप्शन है, ये वाला ले लीजिए या ये, दोनों ही सही हैं यहाँ पे। देन 36, शी eats exceedingly small quantities, so here exceedingly small in the sentence is a, यहाँ पे क्या है ये, आई होप आपने फाइंड कर लिया होगा, द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो ईट्स है ये हमारा मेन वर्ब है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट ना आकर के जो बाकी का जो ये सेंटेंस है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। देन 37, हु इज रिगार्डेड एज द वर्चुअल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश नोवेल। ब्रिटिश नोवेल का वर्चुअल फाउंडर कौन है, दैट इज डैनियल डेफो। देन 38, a play which is usually written to be read rather than acted or performed is called। एक ऐसा प्ले जो हम सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करते हैं, ना कि उसको प्ले किया जाता, मीन्स उसको एक्ट नहीं किया जाता, उसको सिर्फ हम पढ़ने के लिए ही लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा के नाम से क्या याद आ रहा है आपको, सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन। देन 39, वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड। ऐसा इंसान जो सब कुछ खा लेता है, ऐसा कोई भी जो लिविंग बीइंग जो सब कुछ खा लेता है, दैट इज कॉल्ड ओमनिवोर्स। देन 40, a speech delivered without any previous preparation is called। जो बिना किसी प्रिपरेशन के जो हम स्पीच डिलीवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पर, द करेक्ट आंसर इज बी। देन 41, an imaginary name assumed by an author for disguise is called। जब कोई राइटर या कोई ऑथर जो है अपना कोई वर्क लिखता है और वो अपना ओरिजिनल नाम ना डाल के कोई अज्यूम नेम डाल देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सुडोनिम। देन 42, a pause in a line of verse necessary for the natural rhyme rhythm of the language is known। जो किसी भी वर्स में यानी कि किसी पोएट्री में जो कोई पोज आता है, एक लाइन के बीच में कोई पोज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिजोरा। देन 43,
स्पॉन्डिक फूड कंटेन्स टू। अब जो ये स्पॉन्डिक फूड होते हैं, इनको इसमें क्या होते हैं, कौन कौन से सिलेबल होते हैं इसमें? इसमें होते हैं स्ट्रेस सिलेबल, मीन्स स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस। इसमें 2 स्ट्रेस का जो एक फूड बनता है। और इसको याद कैसे रख सकते हैं? स्पॉन्डिक में भी क्या आ रहा है, पहले एस आ रहा है, तो इसमें हमारा जो 2 फूड कौन से होंगे, स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस। देन 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज द कैरेक्टर एल्बो अपीयर? अब कौन सा शेक्सपियर का ऐसा प्ले है जिसमें एक कैरेक्टर है एल्बो? द करेक्ट आंसर इज ए, मैसर फॉर मैसर। देन 45, लव इज अ डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव, दीज वर्ड्स अकर इन। तो ये लाइन हमारी कौन से प्ले से ली गई हैं? द करेक्ट आंसर इज मैसर फॉर मैसर। देन 46, चेंज द नरेशन। इसमें हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखनी है। बी क्वाइट, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा चुप हो जाओ। सो ऑर्डर दिया है, ये भी पक्का नहीं पता यहाँ पे, है ना। आई टोल्ड टू देम, यहाँ पे टोल्ड के साथ टू कभी नहीं लगता। आई आस्क्ड देम टू रिमेन क्वाइट, ये इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए हम आस्क लगाते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, बेटर ऑप्शन ढूंढना है कि बाकी सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, मैंने उनको चुप रहने के लिए कहा। देन 47, द मदर सेज टू द चाइल्ड, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगेन यू सी, मदर ने कहा कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसको हम चेंज ना करके सेम लिख देते हैं। अब जल्दी से फाइंड आउट कीजिए इसका सही आंसर। आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, द मदर टेल्स द चाइल्ड। अब सीधा हम बीच में कंजक्शन लगाते हैं, दैट एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये पूरी लाइन हम सेम लिख देते हैं। देन 48, मिसेज मेलाप्रोप, एन इमोर्टल कैरेक्टर नोटेड फॉर हर एप्टीट्यूड फॉर मिसअप्लाइंग लॉन्ग वर्ड्स अपीयर इन सेरिडेंस। द करेक्ट आंसर विल बी 48 का डी, द राइवल्स। Then 49, which poem of Wordsworth do these lines appear? There is a comfort in the strength of love. अब ये लाइन हमारी कौन सी पोम से ली गई है? द करेक्ट आंसर इज माइकल। देन 50 क्वेश्चन इज Wordsworth's immortality ode, an irregular pindaric ode, डैश स्टैंजाज कंटेन्स। अब जो इमोर्टैलिटी ओड है वर्ड्सवर्थ का, उसमें कितने स्टैंजा होते हैं? सो करेक्ट आंसर इज 11, उसमें 11 स्टैंजा होते हैं। देन 51, विच वे आई फ्लाई इज हेल माई सेल्फ, am hell, and in the lowest deep, a lower deep, who speaks these lines in Paradise Lost? ये जो लाइन है पैराडाइज लोस्ट में, ये किसने बोली थी? द करेक्ट आंसर विल बी सैटर्न, बी। देन इफ मिल्टन वाज अ प्यूरिटन, ही वाज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, द स्टेटमेंट इज ऑफ। ऐसा मिल्टन के बारे में किसने बोला था? सो द करेक्ट आंसर विल बी हचिंसन। देन वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड,
जो मैनकाइंड से घृणा करता है, हेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डी, मिसैंथ्रोप। मिस मीन्स हेट एंड एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड से हेट करता है उसको हम मिसैंथ्रोप बोलते हैं। अब हेयर यू सी ईगोइस्ट। ईगोइस्ट हम बोलते हैं जो इंसान सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता है, अपने ही बारे में, अपना ही स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है। देन ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट जो अपनी अपनी तारीफ करना पसंद करता है, किसी और की नहीं। देन सी इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है जो बहुत कम बोलता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। देन 54, probity. Probity means, find out the correct answer. So here probity means होता है honesty, ईमानदारी। अब इसी से आपको पता चल गया होगा द करेक्ट आंसर इज ए, honesty. Then 55, alliteration is the repetition of speech sounds in a sequence on nearby words usually applied to. The correct answer will be consonants only. Then 56, the terms of the contract are not disagreeable to me. The above sentence contains an example of. अब इस लाइन में हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है। आई होप आपने सही आंसर फाइंड कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर विल बी बी, लिटोटिस। सो हेयर यू सी, जहाँ पे भी हमारा नोट आ जाए, जहाँ पे भी नोट आ रहा हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लिसोटिस। ज़्यादातर यही फिगर ऑफ स्पीच आती है वहाँ पे, क्योंकि इसको नेगेटिव सेंस में हमेशा लिखा जाता है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीबल। अब यहाँ पे नोट भी आया है, ये नेगेटिव वर्ड है, और डिसएग्रीबल ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड और अगेन नेगेटिव वर्ड दो बार आ गया है, तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है एग्री, क्योंकि नोट से नोट कट गया है, एग्री। अब उन्होंने एग्री के लिए भी उन्होंने नोट में दिया है, तो दैट इज बी। Then 57, which of the following poems William Wordsworth said, the clouds that gather round the setting sun do take a sober coloring from an eye? Find out the correct answer. The correct answer will be Immortality Ode. Then 58, which is not one of the essential characters of prose drama? अब प्रोज ड्रामा का कौन सा इसेंशियल कैरेक्टर नहीं होता? अब देखिए, प्लॉट भी होता है, कैरेक्टर्स भी होते हैं ड्रामा में, डायलॉग्स भी बोले जाते हैं, वो भी नेसेसरी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? राइम। और राइम हमारा किस में यूज होता है? पोएट्री में यूज होता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी। Then 59 question is, interior monologue is most prominently connected with comedies, tragedies, stream of consciousness technique और ट्रेजिक कॉमेडी। जो इंटीरियर मोनोलॉग होते हैं, ये क्या होता है? हम अपनी जो थिंकिंग को बोलते रहते हैं और सामने से कोई एक साइलेंट लिसनर होता है, उसको हम अपनी जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो थिंकिंग है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि कॉमेडी जो ना ज़रूरी है ट्रेजेडी हो, ना ट्रेजिक कॉमेडी ज़रूरी है। इसमें क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, अपने जो विचार हैं हम उसको एक्सप्रेस करते रहते हैं। देन 60 question is, the successive syllables with approximately equal light stress constitute a. Find out the correct answer. होप कि आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी पायरिक, बी पार्ट। देन Isabel
एंड ल्यूक आर द कैरेक्टर्स इन वर्ड्सवर्थ पोएम। अब जो इज़ाबेल है और जो ल्यूक है वो वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में है कैरेक्टर? सो ये कैरेक्टर लिए गए हैं माइकल से। द करेक्ट आंसर इज माइकल। 62 क्वेश्चन। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम? किसने वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम बोला था? लैम्ब, अर्नोल्ड, इलियट और कीट्स? द करेक्ट आंसर इज कीट्स। Then the fall of Saturn as depicted in book first Paradise Lost lasted for dash days। जो सैटर्न का जो फॉल हुआ था वो कितने दिन तक के लिए चलता रहा था? द करेक्ट आंसर इज 9। 64 द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लोस्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। जो पैराडाइज लोस्ट है उसकी जो लाइन्स हैं, ओपनिंग लाइन्स हैं, वो किसका अच्छा एग्जाम्पल है? हीरोइक कपलेट का, मिल्टोनिक इन्वर्जन का, स्प्रंग राइम का या हाइपरबल का? सो द करेक्ट आंसर विल बी, अब मिल्टन ने लिखा है तो मिल्टोनिक ही होगा, मिल्टोनिक इन्वर्जन। ओके, देन 65 क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल अ लैंग्वेज दैट अपीयर्स स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर? ऐसी लैंग्वेज जो हमारे कानों को सुनने में बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी लगती है या म्यूजिकल लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड यूफोनी। तो यू मीन्स होता है गुड एंड फोनी होता है साउंड, जो अच्छा साउंड होता है दैट इज कॉल्ड यूफोनी। और हेयर यू सी कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या होता है? कैको होता है खराब, बैड, एंड फोनी होता है साउंड जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। गॉट इट? द करेक्ट आंसर विल बी ए। देन 66 अ सटायर इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेज लाफ्टर एज अ वेपन, works as a corrective of human voice and folly, ridicules the failing than the individual, or all of the above? So the correct answer is all of the above, क्योंकि इसमें लाफ्टर को जो वेपन की तरह भी यूज करते हैं और वर्क्स एज अ करेक्टिव ऑफ ह्यूमन वॉइस एंड फोली, जो कोई इंसान जो गलतियां करता है उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसका मजाक उड़ा करके, और रिडिक्यूल्स द फेलिंग देन द इंडिविजुअल, और जो भी किसी से कुछ गलती हो जाती है उसको रिडिक्यूल किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। देन 67 पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर in sound but diverse in meaning but diverse in sound, C both in sound and meaning but with different spellings, and D none of the above. The correct answer will be A, in sound but diverse in meaning. A is correct answer. Then 68 an unintelligible speech, meaningless sound, inarticulate chapter is known as। जो अनइंटेलिजिबल, ऐसी स्पीच जो हमें समझ में नहीं आती है, जो मीनिंगलेस हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, या ऐसा जो भी मतलब हम इस तरह की जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको, जो इनआर्टिकुलेट होती है, ऐसी स्पीच को हम क्या बोलते हैं? सो हेयर यू सी गिब्रिस। गिब्रिस का क्या मीन्स होता है? अस्पष्ट उच्चारण। जो अस्पष्ट उच्चारण होते हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड होता है एलिजन। एलिजन क्या होता है? जब कोई लाइन लिखते हुए हम एक आधा वर्ड वहाँ पे लोप कर देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं, लिखते ही नहीं है। सॉरी। देन थर्ड इज एसोटेरिक, दैट इज गुप्त।
एंड एम्पैथी, एम्पैथी होता है किसी से सहानुभूति रखना। सो आई होप आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज ए, गिबरिश। देन 69 is following rhythm is marked by the accented syllable preceding the unaccented, B, the unaccented, the accented syllable preceding, C, the accented syllable follows the accented, and D, the accented syllable follows the unaccented. So the correct answer will be A. A is the correct answer. Then 70. Whose reigns forms a transition in English literature? The option is William III, Charles II, James I and Oliver Cromwell. सो गाइज इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, इसमें जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो विलियम थर्ड दिया हुआ है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है और सही आंसर है तो क्या है, तो इसको आप क्लियर कर लेना। Then 71. Who said Milton was a passionate man who lived in a passionate times? Options are T.S. Eliot, Campton Rickett, John Bailey or L.A. Richards. So the correct answer will be C, John Bailey. 72. Choose the correct antonym of the word arachne. So find out the correct antonym. हमें यहाँ पे antonym find out करना है। So arcane means here secret. इसका जो antonym होगा वो क्या है? Secret. Then 73. Choose the correct antonym. फर्स्ट इज वो 73 प्रोडिगल। प्रोडिगल का हमें करेक्ट एंटोनिम बताना है यहाँ पे। 4 ऑप्शंस आर गिवन, डेवलपिंग, वंडरफुल, डिसअपियरिंग और इकोनॉमिकल। सो प्रोडिगल का जो करेक्ट एंटोनिम है वो है यहाँ पे इकोनॉमिकल, 73 का डी। देन 74 इज mongrel. ऑप्शंस आर प्योरब्रेड, कंपोसाइट, फैमिलियर और इग्नोरेंट। इसका भी हमें एंटोनिम बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज प्योरब्रेड। देन 75. चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हिस्ट्री, it has been said, is the essence of innumerable biographies. अब इसको हमें पंचुएट करके सही आंसर इसमें बताना है। आई होप आपने सही आंसर फाइंड कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, हिस्ट्री, इट हैज बीन सेड, इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज। ये जो हम इसमें एडिशनल हमने यहाँ ऐड किया है वो हमने कोमा के बीच में ऐड किया है, इट हैज़ बीन सेड। सो द ये जो पूरा सेंटेंस है दैट इज हिस्ट्री इज़ द इसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज, लेकिन बीच में हमने ऐड किया हुआ है इट हैज़ बीन सेड, तो हमने इसको कोमा से कवर किया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज बी। देन 76. द फूट हैज राइजिंग रिदम।
when the unaccented follows the accented syllable, when the accented syllable follows the unaccented, when the accented syllable follows another accented syllable, and D, when the unaccented syllable follows another unaccented syllable. आई होप सही आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर इज बी, when the accented syllable follows the unaccented. जब accented syllable follow करता है unaccented को, that is rising rhythm. Then 77, she was destitute dash same. इसमें हमें preposition बतानी है कि करेक्ट प्रेपोजिशन कौन सी आएगी. फिक्स प्रेपोजिशन है ये. सो डेस्टिट्यूट के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं. सो शी वॉज डेस्टिट्यूट ऑफ सेम. देन 78, मिस्टर जोसेफ वाज कोवेटस डैश हिज नेबर्स लैंड. 78 ऑप्शंस आर ऑफ, टू, विद एंड इन. सो कोवेटस का मीन्स होता है यहाँ पे लालची, कि जो मिस्टर जोसेफ हैं वो लालची हो गए हैं. और किसके लिए लालची हैं वो, अपने नेबर के लैंड के लिए. सो आपको पता होगा ऑफ हम किस लिए यूज करते हैं, रिलेशनशिप के लिए करते हैं. और ये किसका रिलेशन हो रहा है, लालची किसके लिए है वो, नेबर्स के लैंड के लिए. द करेक्ट आंसर विल बी ऑफ. देन 79, आई वॉज टच्ड डैश पिटी when I heard that he had died. मैं दया से भर गया when I heard, जब मैंने सुना that he had died, कि वो मर गया था. So 79, the correct answer will be C, touched with pity. Then 80, the teacher is very popular dash the dash his students. Of, to, with and in. The correct answer will be C. The teacher is very popular with his students. 81, get someone's goat means, अभी आपने सुना होगा मैंने या तुम्हारी गाय चुरा ली है, मैंने तुम्हारी बकरी चुरा ली है. दैट इज जब हम किसी को इरिटेट करते हैं तो ये हम वर्ड्स यूज करते हैं. सो get someone's goat means to irritate someone. The correct answer is A. Then 82, climb on the gravy train means a dangerous journey in one's life, a sorrowful day in one's life, an important journey, or obtain access to an essay, source of financial gain. So 82 का correct answer will be D, obtain access to an essay, source of financial gain. The correct answer is D. 83, a slap in the face means to hide something, to beat someone, to have a secret plan, or an expected rejection. So 83 का सही आंसर है D, unexpected rejection. 84, on the spur of the moment means to act at once, to ride a horse in a race, to act deliberately, and to act at the appointed time. So the correct answer will be A, to act at once, spur of the moment, किसी काम को तुरंत कर देना. Then 85, to speak one's mind means किसी इंसान के दिमाग को बोलना. To speak one's mind. अब इसका क्या मीनिंग होगा. A, to be frank and honest, to think aloud, to talk about one's ideas, or to express one's thoughts. आई होप आपने सही आंसर फाइंड कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर विल बी D, टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स. अब यहाँ पे देखिए किसी के माइंड को, माइंड से रिलेट कीजिए थॉट को, किसी के जो थॉट को एक्सप्रेस करना, यानी किसी के माइंड में जो थॉट्स हैं उसको बोलना, एक्सप्रेस करना.
The correct answer will be D. 86. O for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and Provencal song and sunburnt dance and Provencal song and sunburnt mirth. The above description is an example of. The correct answer will be B. Synesthesia. Then 87. Who among the following is not an imagist? इन सब में से इमेजिस्ट कौन नहीं है? So 87 the correct answer will be W.B. Yeats. The term poetic justice to designate the idea that the good are rewarded and the evil punished was devised by. पोइटिक जस्टिस वो होता है जिसमें जब हम कोई वर्क लिखते हैं तो उसका जो एंड हमेशा क्या होता है कि गुड को हमेशा रिवॉर्ड दिया जाता है और जो बैड है, जो इविल है, उसको हम हमेशा पनिश करते हैं. और ये जो आइडिया था ये किसका था? बाय थॉमस राइमर. Then 89. The first instance of female cross-dressing with the disconcerting nuances of a boy actor dressing as a boy while playing the role of a woman in the dramatic world of Shakespeare occurs in. Options are A. The Two Gentlemen of Verona, B. As You Like It, C. 12th Night and D. A Midsummer Night's Dream. आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. Got it? Then 90. After independence, although English was not an Indian language, it was accorded the status of an. इंडिपेंडेंस के बाद इंग्लिश हमारी जो थी इंडियन लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको कैसे अकॉर्ड किया गया? एडिशनल लैंग्वेज, एंसिलरी लैंग्वेज, एसोसिएट लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, एसोसिएटिव लैंग्वेज. 91. Anti-foundationalism holds that every theory poses different questions and therefore what counts as fact and truth differs in every case. B. All truth claims can be judged true or false, usually against empirical facts. Then C. Casual statements about the relationship between dependent and independent variables can be made. And D. Truth is the foundation of all representational experience. So the correct answer will be A. 91. The correct answer will be A. So 92 is the truth, the whole truth and nothing but the truth. The above is an example of. आई होप आपने सही आंसर फाइंड कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर इज ए, प्लोस. Then 93. In the opening book of the Prelude, Wordsworth mentions famously that he was fostered alike by dash and dash, nature, fear, imagination and beauty. So the correct answer is D. Sorry, B.
The correct answer is B. Means alike by beauty and fear. Then 94. The bard, the iron lady, the king. The above are the examples of. Here you see जहाँ पे हम ये उपाधियाँ यूज करते हैं, जैसे द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, या शेक्सपियर के लिए हम यूज करते हैं द बार्ड ऑफ हेवन. सो ये जो उपाधियाँ हम यूज करते हैं ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज एंटोनोमेसिया. जहाँ भी हम किसी इंसान के नाम के प्लेस पे उपाधियाँ यूज करते हैं उस उपाधि से हमें पता चल जाता है हम पर्टिकुलर किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. देन choose the correct option. My heart is at your festival. The above lines has been quoted from. ये जो लाइन है ये कौन से वर्क से ली गई है? वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे, Ode on Intimation of Immortality, The World is Too Much with Us, and D. Lucy Gray. So the correct answer is Ode on Intimation of Immortality. Then 96. A.C. Bradley's Shakespearean tragedy was published in. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको अच्छे से लर्न करना है. A.C. ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये कब पब्लिश हुई थी? दैट वाज पब्लिश्ड इन 1904. 97. A poem that captures the essence of a moment in a simple image is. So lyric, B. ballad, C. ode, and D. haiku. The correct answer will be D. haiku. ये जैपनी वर्स होती है. Then 98. When one says that someone is no more or that someone has breathed his last, the speaker is resorting to. जब किसी को ये ना बोल करके कि वो मर गया है उसके प्लेस पे क्या बोलते हैं? someone is no more कि वो जिंदा नहीं है, और someone has breathed his last, his और her last उसने अपनी आखिरी सांस ले ली है. मीन्स किसी भी जो हार्श वर्ड्स होते हैं उसके प्लेस पे सॉफ्ट वर्ड्स को यूज करना, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. देन 99. व्हाट डज द टर्म एपिस्टेम सिग्निफाई? ए. नॉलेज, बी. अचीव, सी. थियोलॉजी, एंड डी. स्कॉलरशिप. So 99A. The correct answer will be A. Knowledge. Then 100 question. Find out the error, if any. यहाँ पे हमें error find out करनी है. It is a pity that a son born from very good parents should live a life of misery and deprivation of the worst order. So इसमें हमें error find out करनी है. I hope आपने कर भी ली होगी. So the correct answer will be B. And what is the error? born of होता है, from नहीं होता. जब कोई किसी अच्छी फैमिली में पैदा होता है या किसी अच्छे पेरेंट्स के यहाँ पैदा होता है सो बॉर्न ऑफ यूज करते हैं वहाँ पे. देन 101. आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू लीव आवर हाउस इमीडिएटली इफ माई फादर वुड नॉट हैव बीन एट होम एंड अवेक. फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. सो जहाँ पे भी हम ये कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पे वुड हैव यूज होता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा हम कौन सा उसके वुड हैव के साथ में कौन सा टेंस यूज करते हैं. दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस.
लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ़ के साथ यहाँ पे वुड नॉट यूज हुआ है, सो दैट इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर विल बी सी। सी पार्ट में एरर है यहाँ। देन 102, मालाज टू ब्रदर्स रूपेश एंड भूपत आर वेरी इंटेलिजेंट। अब दो ब्रदर हैं, उनके साथ आर यूज हुआ है, तो ये तो करेक्ट है। इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बट आई एम श्योर आई लाइक द लेटर मोस्ट। सो लेटर मीन्स बाद वाला, पोजिशन के लिए यूज होते हैं कि माला के दो भाई हैं, रूपेश और भूपत, और बाद वाला कौन है, भूपत, यानी कि भूपे। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, आई लाइक द लेटर मोस्ट, कि मैं बाद वाले को ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो बाद वाला कौन है, भूपत है। लेकिन यहाँ पे जो एरर है वो किस पार्ट में है, वो है मोस्ट में, क्योंकि दो के लिए हम कभी मोस्ट यूज नहीं करते, मोस्ट हम सुपरलेटिव में यूज करते हैं, और यहाँ कंपैरिजन है कि दो भाइयों में से कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मोर यूज होगा। सो एरर पार्ट हमारा डी है, डी पार्ट में एरर है यहाँ पे। देन 103, लेक्सिस refers to forms having meaning or grammatical function. All word, the history of words, study of select word forms, the selection of words. So लेक्सिस जो फॉर्म है ये किस लिए यूज होती है हमारी, फॉर ऑल वर्ड्स, ए पार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन 104, the system of social rules that a speaker knows about language and uses it is called, first is grammar, second morphology, third is orthography, and D is pragmatics. So the correct answer is, जो सिस्टम होता है सोशल रूल्स का, जो स्पीकर जानता है एक लैंग्वेज के बारे में और यूज करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड pragmatics. The correct answer is D. Then 105, tension between us has eased a little. ये जो अंडरलाइन पार्ट है हमारा, इसके प्लेस पे हमें सही वर्ड जो है छांट करके लिखना है। फर्स्ट इज ईज्ड ऑफ, सेकंड ईज्ड अप, थर्ड इज ईज्ड ओवर, एंड डी इज नो इम्प्रूवमेंट। द करेक्ट आंसर विल बी बी, eased up. Tension between us has eased up a little. Then 106, after the Norman conquest, England became a three-language nation for at least 2 centuries. जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इंग्लैंड में, उसमें इंग्लैंड क्या बन गया था, 3 लैंग्वेज नेशन बन गया था। वहाँ 3 लैंग्वेज बोली जाने लगी थी, और कब तक, एटलीस्ट 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरी तक वहाँ पे 3 लैंग्वेजेज बोली जाती थी। द 3 लैंग्वेजेज वर, और वो कौन कौन सी 3 लैंग्वेजेज थी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, बी इंग्लिश, लैटिन एंड जर्मन, सी इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन, एंड डी इंग्लिश, फ्रेंच एंड ग्रीक। द करेक्ट आंसर विल बी English, French and Latin. C part is correct. Then 107, which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? शेक्सपियर ने अपने बहुत से प्लेज में क्रॉस ड्रेसिंग यूज की है, और क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है, जब एक गर्ल जो है बॉयज की ड्रेसिंग में आए, या कोई बॉय जो है गर्ल्स की ड्रेसिंग में आए, जैसे लड़का लड़की के कपड़े पहन करके प्ले कर रहा है, या जो लड़की लड़के के कपड़े पहन कर प्ले कर रही है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ड्रेसिंग। और ऐसा कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जिसमें उसने ऐसा नहीं किया, एज यू लाइक इट में तो उसने, रोजालिंड ने भी गेनीमेड का वेश लिया था, और सिम्बेलिन में भी जो इमोजिन थी वो भी फिडेल बनी थी। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, उसमें भी आई थिंक जूलियट थी जिसने जो मैन का डिस्गाइज लिया था। लेकिन देयर इज ओनली दिस वन प्ले, जूलियस सीजर। यहाँ ऑप्शन में जूलियस सीजर है, इसमें कोई भी
क्रॉस ड्रेसिंग नहीं यूज हुई थी। करेक्ट आंसर विल बी बी। 108. Everything that man esteems endures a moment or a day. Love's pleasure drives his love away. In the above quote, the last line is an example of allusion, pleonasm, paradox, and zooma. The correct answer will be paradox. Then 109. William Wordsworth's statement of purpose in publishing the lyrical ballads carries the following phrase. Complete the phrase correctly. To choose incidents from common life and to relate or describe them throughout as far as possible. A. In a selection of language really used by man. In a relation to language really used by man. In a selection of language really used by common man. And D. In a deference to language actually used by man. So what is the correct answer here? The correct answer is A. In a selection of language really used by man. Then 110. The phrase leaves dancing is an example of pathetic fallacy, hyperbole, pun और conceit. लीव्स डांसिंग, अब लीव्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग होती हैं, और जब हम नॉन लिविंग थिंग से कोई ऐसा काम कराते हैं लिविंग थिंग वाला, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कौन सा वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज पैथेटिक फैलेसी. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. देन 111. Which romantic poet coined the famous phrase "spots of time"? So the correct answer will be William Wordsworth. 112. Who was the last of the Christian humanists? The correct answer will be John Milton. Then 113. Find out the error, if any. The teacher revived and corrected the answer in a system article way. No error. So here the correct answer will be C. In a system article way. What is the error? यहाँ पे वे देखिए, दैट इज नाउन. यहाँ पे आर्टिकल इज एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के लिए यूज हुआ है, और ये सिस्टम हमारा आर्टिकल के लिए यूज हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए? हमारा एडवर्ब होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा? सिस्टमैटिकली. सो द एरर पार्ट इज सी. देन द डॉक्टर वाज accompanied with the nurse yesterday. Where is the error? Error is in B part, accompanied with. Then 115. The quotation, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without irritable reaching after fact and reason, is a definition of. तो ये जो डेफिनेशन है, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? नेगेटिव कैपेबिलिटी, सेकेंडरी इमेजिनेशन, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. द करेक्ट आंसर विल बी ए, नेगेटिव कैपेबिलिटी. Then 116. Which of the following prose writers do not belong to the romantic period? इनमें से जितने भी प्रोज राइटर्स हैं, इसमें से कौन सा राइटर रोमांटिक पीरियड के लिए नहीं जाना जाता या रोमांटिक पीरियड से बिलोंग नहीं करता? द करेक्ट आंसर विल बी गिब्बन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन 117.
स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड एपोड फ्रॉम अ 3-part स्ट्रक्चर इन। ये जो 3-part स्ट्रक्चर है, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड एपोड, ये किस में यूज होता है? अ क्लासिक ओड, अ ग्रीक कोरस, अ मेडिवल बैलेड और अ पेट्रार्कन सोनेट। द करेक्ट आंसर विल बी ए, क्लासिक ओड। क्लासिक ओड के ही ये तीनों पार्ट्स हैं, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड एपोड। देन 118, द टर्म अमेरिकन रिनेसा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो अमेरिकन रिनेसा वर्ड है, ये टर्म है, ये किसने सबसे पहले यूज किया? R.W.B. लेविस, ल्यू मार्क्स, C.F.O. मैथीसन and D. Richard Chase. The correct answer will be C. F.O. मैथीसन. Then 119. Internal rhyme is the basic rhythmic structure of a poem, rhyming of two words in alternative lines, C. rhyming of two or more words in the same line of poetry, and D. all the lines of a poem ending with the same line pattern. So internal rhyme इनमें से क्या होती है? The correct answer will be C. rhyming of two or more words in the same line of poetry. एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब राइम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इंटरनल राइम. So the correct answer is C. 120. The macabre element in drama was introduced by John Lilly, Marlowe, Ben Jonson or John Webster. So the correct answer will be John Webster. Then 121, fancy deals with. फैंसी किससे डील करती है? फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, इमेजिनेशन एंड रीजन, जजमेंट एंड मेमोरी, स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर. द करेक्ट आंसर विल बी इमेजिनेशन एंड रीजन. फैंसी हमारी किससे डील करती है? इमेजिनेशन से और रीजन से. Then 122. After Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow by. So upstart crow जो शेक्सपियर को किसने बोला था? इसमें ऑप्शन बताने की भी जरूरत नहीं है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट ग्रीन. रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो बोला था. 123. Anagnorisis is a term used by Aristotle for describing the moment of discovery by the protagonist, B. the reversal of fortune for the protagonist, the happy resolution of the plot, and D. the convergence of the main plot and the subplot. So the correct answer will be A. the moment of discovery by the protagonist. Then 124. Genocriticism focuses on criticism on women, criticism by women, criticism of male writers by women writers, and women as writers. The correct answer will be women as writers. Then 125. Which of the following was associated with the Bloomsbury group? इनमें से कौन सा ब्लूम्सबरी ग्रुप से एसोसिएटेड है? T.S. Eliot, W.B. Yeats, T.E. Hulme, and D is Virginia Woolf. So the correct answer will be Virginia Woolf. सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. और ये थोड़ा सा मुझे टफ लगा था प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं सिर्फ 125 में से 82 क्वेश्चन ही यहाँ पे करेक्ट कर पाई थी.
और आपका कितना यहाँ पे स्कोर हुआ है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।